जंगल में बहू का मोर के पंख का घर और घरेलू सामान। अरे बहू जरा देख, छत से तिरपाल हट गई है, घर सार से धूप फैली हुई, जाकर उसे ठीक करा। माँ जी, मैं आज 10 बार ट्रिपल ठीक कर चुकी हूँ, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है कि वो दोबारा हट जाती, और छत कमजोर है तो इस पर ज्यादा बड़े पत्थर भी नहीं रख सकती। हे भगवान जी, कब जाकर हमारी ये रोज की समस्या दूर करोगे? सावित्री ने इतना बोला ही था कि तभी वहां उनकी पड़ोसन कोकिला आ गई। अरे सावित्री बहन, समस्याएं ले भगवान जी खुद आकर दूर करेंगे। हाँ है, खुद हाथ पैर चलाओ, कुछ करो। जरा आंखें खोलकर देखो कि आसपास कैसे पक्के मकान बनाए हुए हैं लोगों ने, और एक तुम्हारी ये कच्ची कुटिया है जिसने सारे मोहल्ले की शोभा खराब की हुई है। कोकिला जी, आप यहाँ हमें ये सब बताने आई हैं? अगर ऐसा है तो हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। अरे तो मुझे कौन सा शौक है तुम्हारे यहाँ आने का? घर ही ऐसा है कि 9 देखें और 100 थूकें। मैं तो बस गोदाम पर लेंटर डलने की खुशी के लड्डू लेकर आई हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम जैसे निकम्मे लोग ऐसी चीजों के हकदार नहीं होते। कोकिला की बातें रागिनी और सावित्री के मन में खंजर की तरह लगी। सभी पड़ोसियों को उनसे इसी तरह शिकायत थी। पूरे मोहल्ले में बड़े पक्के मकान बने हुए थे, सिर्फ एक सावित्री का घर ही अकेला कच्चा घर था। ये लोग तो हमें आए दिन खरी खोटी सुना देते हैं। अब तो इन लोगों ने हमारे घर को लेकर हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। माँ जी, आप इस बात को आप बिल्कुल भी दिमाग पर जोर मत डालिए। जिन लोगों को कोई काम नहीं होता वो इसी तरह लोगों में मुंह मारते फिरते हैं, और ये भी उनमें से एक ही हैं। रागिनी को अब इसकी आदत पड़ चुकी थी, लेकिन सावित्री को ये बातें अंदर से दुखी कर रही थी। पूरा परिवार बड़ी ही मुश्किल से वहां समय काट रहा था। उन्हें उनके घर से ज्यादा लोग परेशान किया करते थे, लेकिन वो सभी मजबूरी में वहां समय बिता रहे थे। खुशी, कितनी बार कहा है कि इस चोरी के साथ मत खेला करो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? लेकिन मामा, बिंदी मेरी दोस्त है तो मैं इसी के साथ खेलूंगी ना। दोस्त? ये, और वो भी तुम्हारी? खुशी बेटा, तुम बड़े खानदान की अमीर बच्ची हो और ये ठहरी गरीब की गवार। इसमें और तुम्हें जमीन आसमान का फर्क है। तुम दोनों आपस में कभी दोस्त नहीं बन सकती हो, समझी? सपना अपनी बेटी खुशी का हाथ पकड़कर वहां से ले गई और बिंदी निराश मन लिए घर वापस लौट आई। डोरी, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी उदास क्यों हो? खुशी से झगड़ा हो गया क्या? डोरी ने रागिनी को सारी बात बताई, जिस पर रागिनी का खून खौल उठा, लेकिन उसने बच्चों के सामने गुस्सा जाहिर नहीं किया। डोरी बेटा, तुम्हारी तो एक छोटी प्यारी सी बहन है ना बिंदी, फिर तुम्हें किसी दोस्त की क्या जरूरत? तुम अपनी बहन के साथ खेलो, और क्योंकि वो ही तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। इस पर कशिश ने भी अपनी दोनों भतीजियों को बुलाया। डोरी, बिंदी, यहाँ आओ, हम साथ मिलकर 26 जनवरी खेलेंगे। इस पर बिंदी खुशी से अपनी बुआ के पास पहुंची और डोरी भी सब कुछ बुलाकर खेल में मगन हो गई, लेकिन रागिनी को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। इसने अच्छा नहीं किया मेरी बेट्स के साथ ऐसा करके। एक दिन इसे इसकी इन बातों का एक अच्छा अंजाम मिलेगा। वो एक दिन कब आने वाला था ये किसी को पता नहीं था। एक रात पूरा परिवार आराम से सो रहा था कि तभी अचानक ही जोरदार बारिश होने लगी। तेज हवा के कारण छत पर डाली हुई तिरपाल उड़ गई और बारिश का पानी बिना किसी रोक के सीधा घर में आने लगा, जिससे सभी की तुरंत आंख खुल गई। अरे आकाश, देख बेटा, सारा पानी घर में आ रहा है, कुछ तो कर, सारे बिस्तर गीले हो गए। हे भगवान जी, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने हमसे हमारा दिन का चैन और रातों की नींद भी छीन ली है। माँ जी, आप रोइए मत, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होगा। हम कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे। लेकिन उनकी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। बारिश और तूफान लगातार बढ़ता गया और घर नीचे की ओर बना था, जिससे उसमें घुटनों तक पानी भर गया। यह देख रागिनी और आकाश ने दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया। अब उन्हें यह एहसास हो चुका था कि वो अब इस घर में नहीं रह सकते। सुबह होने से थोड़ी देर पहले बारिश बंद हुई और पूरा परिवार अपना सामान बांधकर किसी दूसरी जगह की तलाश में चल पड़ा। बेटा, हम निकल तो आए हैं, लेकिन हम इतनी गरीबी में जाएंगे कहाँ? हाँ आकाश, वहाँ कम से कम हमारे सर पर छत तो थी। माँ, उस जैसी छत का सिर पर होना ना होना एक जैसा ही है। उस घर में हमें सिर्फ और सिर्फ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन हम यहाँ भी तो सिर्फ बंजारों की तरह भटक ही रहे हैं, ये तो उससे भी बड़ी दिक्कत है। माँ, मेरी पैर दुख रहे हैं, मुझे गोद में ले लो ना। रागिनी ने बिंदी को गोद में लिया। वहीं आकाश के कंधों पर घर का सारा सामान था। कुछ देर और चलने के बाद उन्हें एक खंडहर नजर आया और वो सभी उसी में जाकर बैठ गए। आसमान में काले बादल छा गए और फिर से बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी।
अच्छा हुआ कि हमें ये खंडर मिल गया, नहीं तो फिर से बारिश में भीग जाते। आसमान से जोरदार बिजली चमक रही थी, जिसे देख बिंदी और डोरी डरने लगी। रागिनी ने दोनों को अपने पल्लू में छुपा लिया। बारिश के धीमा होने पर वो उस खंडर से बाहर निकले और उनके बाहर निकलते ही वो खंडर टूटकर जमीन पर आ गिरा। रागिनी ने जल्दी से बच्चों को अपनी तरफ खींचा। किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका जो थोड़ा बहुत सामान उनके पास था वो उस खंडर के मलबे में दब गया। ये सब करने की बजाय भगवान हमें उठा क्यों नहीं लेते? पहले घर और अब हमारा सामान हमसे छीन लिया। माँ रोइए मत, अभी हमारा बुरा समय चल रहा है। भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी। उठिए माँ, उठिए। दिल को पक्का करते हुए परिवार ने फिर से चलना शुरू किया। उन्हें कहाँ जाना था, क्या करना था, उन्हें कुछ पता नहीं था। वो बस चले जा रहे थे। इसी तरह चलते हुए वो एक जंगल में पहुंच गए। भूख प्यास से पूरे परिवार की हालत खराब थी। आकाश जी, हम अभी यहीं ठहर जाते हैं। इतने आप कुछ खाने को ले आइए। सारा खाना उस खंडर के नीचे दब गया और बच्चे भूख से परेशान हो रहे हैं। ठीक है रागिनी, मैं सभी के कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। कोई भी यहाँ से जाना मत। आकाश सभी के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने चला गया। वहीं दूसरी तरफ डोरी की नजर जमीन पर पड़े मोर के पंखों पर पड़ी। मम्मा देखो ना, यहाँ पर कितने सारे रंग बिरंगे पत्ते हैं। बेटा ये पत्ते नहीं, ये मोर के पंख हैं। भाभी यहाँ तो मोर की पंखों की चादर से बिछी हुई है। लगता है यहाँ काफी सारे मोर हैं। हम इस जंगल में पहले कभी नहीं आए हैं। ये मोरों का जंगल है। पूरा परिवार बैठा हुआ इसी तरह बातें कर रहा था कि तभी जंगल के अंदर से मोर के बोलने की आवाज आने लगी। मम्मा अंदर से मोरों के बोलने की आवाज आ रही है। मुझे भी मोर से मिलना है। मुझे भी मोर के पास जाना है। मुझे भी मोर देखना है। बेटा पापा खाना लेने गए हैं, हम खाना खाने के बाद मोर देखने जाएंगे। बच्चों ने बड़ी बेसब्री से आकाश का इंतजार किया। कुछ देर बाद जब आकाश आया तो बच्चों ने फिर से मोर को देखने की जिद लगा दी। सभी ने पहले खाना खाया। वहीं रागिनी ने भी बच्चों को समझाते हुए उन्हें खाना खिलाया। उसके बाद बच्चों की जिद पर उन्होंने मोर दिखाने को ले गई। यहाँ तो मोर के पंखों का पूरा बिछोना है। लगता है यहाँ कोई और जानवर नहीं बल्कि सिर्फ मोर ही रहते हैं। थोड़ा अंदर जाने पर वो उस जगह पहुंच गए जहां पर बहुत सारे मोर मौजूद थे। कुछ पेड़ों पर बैठे थे, कुछ जमीन पर टहल रहे थे। डोरी और बिंदी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और उछलते हुए तालियां बजाने लगी। वहीं पूरे परिवार की नजर कुछ ही दूरी पर खड़े एक घर पर थी। यहाँ सच में घर बना हुआ है या फिर मुझे भ्रम हो रहा है? यहाँ तो सच में एक घर बना हुआ है। माँ जी, आकाश, बाबूजी, चलिए चलकर देखते हैं कि इसमें कोई रहता है या नहीं। उस मकान के पास एक नल था जिससे सबने हाथ मुंह धोया और पानी पिया और फिर उस मकान के अंदर गए। वो मकान एक खंडर था जो कि काफी सालों से खाली पड़ा था, लेकिन उसमें जरूरत की हर चीज बनी हुई थी। कुछ समय पहले इस मकान में कोई रहता होगा, शायद कोई बूढ़ा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर कुछ सामान भी मौजूद है। यह मकान एक खंडर जरूर है, लेकिन फिर भी मजबूत है। इसकी दीवारें भी काफी मजबूत हैं। भैया क्या पता यहाँ अभी भी कोई रहता हो और वो अभी सिर्फ कुछ देर के लिए बाहर गया हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई रहता है। फिर तो ये घर भगवान ने हमें ही दिया है। हमें इसी को अपना घर बनाना होगा। हम इसकी सफाई करेंगे और इसी में रहेंगे। और यहाँ नल भी है जिससे पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे परिवार ने सबसे पहले उस घर को साफ करने की सोची, लेकिन उनके पास कोई भी सामान मौजूद नहीं था। रागिनी ने वहां पड़े मोर के पंखों को इकट्ठा किया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उन्हें एक साथ बांध दिया, जिससे एक झाड़ू बनकर तैयार हो गई। वाह बहू, तूने क्या दिमाग चलाया है। मोर के पंखों से ही झाड़ू बना डाली। माँ जी, अगर हमें यहाँ रहना ही है तो हमें हर चीज का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर अलमारियाँ टूटी हुई हैं और मैंने देखा कि टॉयलेट भी टूटा हुआ है, साथ ही कुछ सीढ़ियाँ भी टूटी हुई हैं, तो हमें उन सब में भी मरम्मत करनी होगी। और इसके लिए हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कुछ लकड़ी, मिट्टी और झाड़ियाँ, और ये सब हमें यहीं मिल जाएगा। सभी ने मिलकर उस घर में काम करना शुरू किया। आकाश बाहर से कुछ कुल्हाड़ियां लेकर आया, जिससे सभी ने लकड़ी को काटा और फिर मिट्टी की मदद से दीवारों, अलमारियों और जीने की मरम्मत की। और इसी समय उन्हें वहां रात हो गई। जंगल में लाइट की फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए आकाश को एक लालटेन लानी पड़ी। रात को सब उस लालटेन की रोशनी में जमीन पर ही सो गई। रात भर मोरों की आवाजें उन्हें डराती रहीं। हमने काफी सारा काम पूरा कर लिया है। अब टॉयलेट और जीनों की मरम्मत बाकी है, फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन भाभी, हमारे पास यहाँ कुछ भी सामान नहीं है। यहाँ तक कि एक चादर भी नहीं। रात को जमीन पर बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बेटा, हमारे पास सामान चलकर नहीं आएगा, हमें खुद ही उसका इंतजाम करना होगा। इसी से
रागिनी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने बाहर जाकर मोर के पंख इकट्ठे किए। उसने उन मोर के पंखों को आपस में बांधा और उनसे एक चादर बनाई, जिसे देख सावित्री और कशिश हैरान रह गईं। माँ जी, हम अभी सिर्फ लकड़ी, मिट्टी, झाड़ी और डाली ही नहीं बल्कि इन मोर के पंखों का भी इस्तेमाल करेंगे। इससे हम गद्दा, चादर और कई सारी नरम चीजें बना सकते हैं और मिट्टी के कुछ बर्तन भी बना लेंगे। इसी तरह रागिनी ने आज रात के लिए सबके सोने का इंतजाम कर डाला। उसने सभी के लिए मोर के पंखों के नरम गद्दे और चादरें तैयार की। वहीं दूसरी तरफ आकाश ने टॉयलेट की मरम्मत की और बाकी टूटी दीवारों को लकड़ी और मिट्टी की नड्डा से ठीक किया। हालांकि वहां उन्हें खाना लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा था, लेकिन यहां उन्हें कोई परेशान करने वाला नहीं था। इसी तरह कुछ दिन बीते और अब मोरों को भी उनसे लगाव हो गया। वो सभी उन्हें खाना खिलाते और उन्हें प्यार करते। रागिनी, अब ये घर हमारे लिए पूरी तरह रहने लायक बन चुका है, तो क्यों ना हम इसमें कुछ सामान का भी इंतजाम करें, जैसे पलंग, कुर्सी, मेज और बाकी सामान। हाँ आकाश जी, हम इस घर को सिर्फ रहने लायक ही नहीं बल्कि काफी सुंदर भी बनाएंगे। आखिर ये घर भगवान ने हमें दिया है। इसी तरह अब रागिनी, आकाश ने मिलकर लकड़ी का पलंग और बाकी सामान बनाने की शुरुआत की। इन सबको बनाने में काफी दिन लग गए। इस बीच खाने पीने में आकाश के पास से सारे पैसे खत्म हो गए। आकाश अब फैक्ट्री दूर होने की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा था। रागिनी, सारे पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिल पाया, और अगर फैक्ट्री गया तो इतना काम नहीं होगा जितना खर्च हो जाएगा। आकाश जी देखिए, आपकी कलाकारी, आपने सिर्फ पेड़ों से लकड़ी लेकर कितना अच्छा सामान बनाया है। आप इसी तरह सामान बनाकर बेच सकते हैं और इसमें आपकी मैं पूरी मदद करूंगी। आकाश को रागिनी का आइडिया काफी पसंद आया और आकाश ने अपने इसी हुनर को अपने काम में बदलने की सोची। वहीं रागिनी ने आकाश के बनाए हर एक सामान को मोर के पंखों की कोमल सजावट की और पलंग पर मोर के पंखों की चादर बिछाई, जिससे घर अंदर से काफी सुंदर लग रहा था। भाभी चलिए कुछ बर्तन और मिट्टी की शोपीस बनाते हैं जिनमें हम मोर के पंखों से ही सजावट करेंगे। कशिश, सिर्फ अंदर से ही क्यों, चलो अपने घर को मोर के पंखों से सजाते हैं। अब इसी तरह समय मिलने पर रागिनी और कशिश ने मिट्टी के बर्तन और शोपीस से घर को सजाया, जिन पर मोर के पंख लगे थे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे घर की हर एक दीवार को मोर के पंखों से अलग अलग डिजाइन किया और अब उनका ये मोर के पंखों का घर देखने लायक, दिखाने लायक बन चुका था। वहीं आकाश भी अपनी लकड़ी का सामान बेचकर पैसे कमा रहा था। माँ जी, मैं आकाश जी को खाना दे आती हूँ। लगता है आज उन्हें ज्यादा काम है, इसलिए वो खाना खाने नहीं आ पाए। इतना बोलकर रागिनी आकाश को खाना देने जाने लगी। आकाश की दुकान बाजार में थी। रागिनी को इसके लिए काफी लंबा रास्ता चलना पड़ता था और रास्ते में उसे सपना और चित्रा दिखी और उनकी नजर भी रागिनी पर पड़ गई। रागिनी, क्या ये तुम ही हो? अरे इतने दिनों से कहाँ गायब थी? अरे तुम तो रातों रात ही गधे के सर से सी की तरह गायब हो गए। आखिर ऐसा क्या मिल गया तुम्हें कि अपना घर यूं ही छोड़कर चले गए? वो घर अभी भी हमारा है और हम जब चाहे वहां आकर रह सकते हैं। लेकिन ये तो बताओ कि तुम अब कहाँ रह रही हो? पूरा परिवार अचानक ही घर छोड़कर चला गया। इस बात से सभी को काफी हैरानी हुई। क्या तुम्हें कोई महल मिल गया? हाँ, लेकिन हमें तो सिर्फ एक खंडर मिला था जिसे हमने महल बना लिया। अगर तुम्हें देखना है तो तुम हमारे महल पर आ सकती हो, लेकिन हाँ संभल कर, वहाँ बहुत सारे पहरेदार हैं। अब ये बोलकर रागिनी वहां से तुरंत आकाश को खाना देने के लिए निकल गई। वहीं तीनों पड़ोसने चित्रा, कोकिला और सपना दंग खड़ी रह गईं। कुछ भी बोल रही है महल, पहरेदार? मुझे तो लगता है कि इसके दिमाग पर चोट लग गई है। इसी तरह कुछ दिन और बीते और रागिनी अब पंखों के कपड़े भी बनाने लगी। वो डोरी और बिंदी के लिए पंखों की सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाती, जिन्हें पहनकर दोनों बच्चियां काफी खुश होती। कुछ दिन बाद आकाश के जरिए कशिश को देखने के लिए रिश्ते वाले आए, जिस पर रागिनी ने कशिश के लिए भी एक सुंदर सी मोर के पंखों की ड्रेस सिली, जिसे पहनकर रागिनी काफी सुंदर लग रही थी। वहीं रिश्ते वालों को उनका घर और सामान काफी पसंद आया और कशिश का रिश्ता पक्का हो गया। भाभी, आपने मेरे लिए इतनी अच्छी मोर पंख ड्रेस बनाई। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी शादी का लहंगा भी आप इन मोर पंखों से ही तैयार करो। ठीक है कशिश, मैं तुम्हारी शादी का लहंगा अपने मोर के पंखों से ही बनाऊंगी। सावित्री, कशिश और रागिनी तीनों बैठकर बातें कर रही थीं। वहीं डोरी और बिंदी मोरों के साथ खेल रही थीं। मोनू मोनू, मुझे पकड़ो, मैं यहाँ हूँ। बिंदी, मयूर मोनू से ज्यादा अच्छा है। देखो, ये मेरी सारी बातें मानता है। उस मोर के पंखों से बने घर पर जगह जगह मोर बैठे हुए थे, कोई छत पर तो कोई बालकनी में तो कोई आंगन में, जो कि घर की और भी ज्यादा शोभा बढ़ा रहे थे। पूरा परिवार अब काफी सुख के साथ जंगल में समय बिता रहा था। वहीं चित्रा, कोकिला और सपना के मन में खदबड़ी हो रही थी कि रागिनी आखिर किस महल की बात कर रही थी।
अरे तुम्हें पता है, सविता के बेटे का रिश्ता लग गया है और सुना है कि लड़की वाले यहीं पास में ही किसी छोटे जंगल में रहते हैं। जंगल में रहते हैं? क्या कविता जी ने आदिवासियों से रिश्ता करा दिया है अपने बेटे का? अरे क्या पता। और सावित्री का परिवार भी कई दिनों से आता नहीं, कहाँ है? कहीं वही लोग तो जंगल में जाकर नहीं रह रहे? आश्रम वाली घर में तो रहा नहीं गया, तुम उन्हें जंगल में भेज दो। सच कहूँ तो वो लोग कहीं रहने लायक ही नहीं है। हमारे मोहल्ले की शान घटती थी उनकी यहाँ रहने से, गरीब कहीं के। वैसे मैं तो जानना चाहती हूँ कि सविता जी की होने वाली बहू कौन है? ठीक है, तो अगली बार जब सविता शगुन देने जाएगी तो हम भी उसके साथ साथ ही चलेंगे। कुछ दिन बाद सविता कशिश को शगुन देने गई और प्लान के अनुसार तीनों पड़ोसनें भी वहां पहुंच गईं। अरे वाह सविता जी, जंगल में इतना सुंदर घर देखने को मिलेगा, इसका तो हमें अंदाजा ही नहीं था। लाजवाब, आखिर किस कलाकार ने बनाया है ये घर? मैं भी ऐसे घर में ही रहना चाहती हूँ। अरे तुम सिर्फ घर को बाहर से ही निहारती रहोगी या फिर अंदर भी चलोगी? सविता के कहने पर तीनों बहुएं होश में आईं और फिर जैसे ही वो अंदर गईं तो दोबारा उनके होश उड़ गए। रागिनी, ये एक तुम्हारा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इन निकम्मे लोगों ने इस घर को कैसे और कब बनाया? निकम्मे? वो तो हम कभी थे ही नहीं, हम तो शुरू से ही मेहनती हैं। और तुम तीनों को बता दो कि मुझे तुम्हारे यहाँ आने की बड़ी खुशी हुई। आइए सविता जी, हम तो आपको बुलाना ही भूल गए। आप हमारे मेहमान हैं, अंदर आइए और बैठिए हमारे मोरपंखी मुलायम सोफे पे। तीनों पड़ोसनें खिसियानी होकर सविता के साथ सोफे पर बैठ गईं। घर में रखी किसी भी चीज से उनकी नजर हट नहीं रही थी। सभी चीजें बड़ी ही सुंदर और आकर्षक थीं। वहीं रागिनी, कशिश, सावित्री और बच्चों की दीस जिसमें 4 चांद लगा रही थी। नाश्ता करके शगुन देके कविता वहां से घर जाने को उठी। सविता जी, आपको छोड़कर 3 लोग बिल्कुल नए हैं और हमारे पहरेदार नए लोगों पर हमला कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से जाइएगा। इस बात पर तीनों पड़ोसनों के डर से रोंगटे खड़े हो गए। पहरेदार से रागिनी का मतलब उनके मोरों से था जो उनके आसपास टहला करते थे। जैसे ही सविता और बाकी तीनों घर से बाहर निकली तो उनका डर और भी बढ़ गया। इस पर सविता ने उन्हें समझाया, लेकिन सोना ने बिना सोचे समझे ही भागना शुरू कर दिया। सपना को भागता देख मोर ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। मम्मी 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 बचा लो, मम्मी 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 बचा लो। वहीं कोकिला भी डरकर भागने लगी। ये देखकर उसके पीछे कुछ मोर पड़ गए। चित्रा भी डर के मारे पेड़ पर चढ़ गई। अरे मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मार जाने दो, मैं बेकसूर हूँ। लगता है मुझे इन्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। इन्हें तो मोरों से बड़ा ही डर लगता है। इनके साथ तो ये होना ही था, आखिर इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। कशिश, सावित्री, रागिनी और सविता तीनों पड़ोसनों पर हंसकर उनका मजाक बनाती रही। कुछ देर बाद जब मोरों ने उनका पीछा छोड़ा तो वो मौका देखते ही वहां से सविता के साथ वापस घर चली गई। कुछ ही दिनों में मोर के पंखों से बने घर की बात दूर दूर तक फैल गई, जिस पर वहां एक रिपोर्टर्स भी आने लगे और उनसे उनके घर के बारे में पूछने लगे। सच में यहाँ तो एक जो चीज है वो बड़ी ही मेहनत से बनी हुई है और बड़े ही कमाल की है। क्या कभी आपने सोचा कि जंगल के बीच कोई इस तरह का घर बना सकता है? ये घर सच में आश्चर्यजनक है। और देखिए, यहाँ पर रहने वालों ने कपड़े भी मोर के पंखों के ही पहने हुए हैं। रिपोर्टर ने टीवी पर मोर के पंखों के घर का लाइव टेलीकास्ट दिखाया और उनसे इसके बनाने के पीछे की वजह पूछी। हम तो बिल्कुल बेघर हो चुके थे। बस ये छोटा सा घर हमारे लिए भगवान की तरफ से एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी और हमने इसी पर काम करके इसे अपना असली घर बना लिया। इसी तरह रागिनी ने अब तक की सारी बात रिपोर्टर्स को बताई। उन्हें देखने वालों के लिए ये सब काफी प्रभावित था। वहीं सपना, कोकिला और चित्रा को सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावा महसूस हो रहा था।